Hello student, welcome to class 12 physics of chapter alternating current. Today I am going to explain you new topic transformer. Okay student, I have made already indicator diagram of transformer. ठीक है, इसको मैंने पहले आपको बनाया हुआ है, जो थोड़ा मेरा टाइम कम लगे इसको एक्सप्लेन करने में। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग करते क्या है, देखो इस पे बहुत सारी सेवरल शीट्स लेते हैं। ऐसे ही मैं रफ डायग्राम साथ बनाता हूँ। ऐसी सॉफ्ट आयरन कोर की बहुत सारी शीट लेंगे, इनको एक दूसरे पीछे पीछे रखते हुए जाएंगे और इस तरीके से इसको बनाते हैं। ठीक है, सेपरेट लेमिनेटेड वार्निश्ड सॉफ्ट आयरन की कोर लेते हैं। और सॉफ्ट आयरन लेने का रीजन ये है कि सॉफ्ट आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटाइजेशन इसमें फास्ट होता है। ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन फास्ट होता है, जो कि हिस्टैरिसीस में हमने पढ़ना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे सिलेबस से है ना रिमूव कर दिया गया है। तो फिलहाल हम इस टॉपिक में आते हैं। तो इस तरीके से इसमें सॉफ्ट आयरन, ये सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड कोर्स होती है ये। ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन की वार्निश्ड लैमिनेटेड कोर्स, लिखने की बात है, वार्निश में लैमिनेटेड हो गया, लैमिनेटेड कोर्स होती है बच्चों ये। ठीक है, इस तरीके से इनको ऐसा रखने का रीजन ये है कि एडी करंट को मिनिमाइज किया जा सके, एडी करंट को मिनिमाइज किया जा सके, जिससे एनर्जी लॉस इन टर्म्स ऑफ हीट डिक्रीज किया जा सके। ठीक है, और यहां पर इसमें लगाए जाते हैं कॉइल, कॉपर वायर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स लगाए जाते हैं। दोनों के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी बनाई जाती है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, ट्रांसफॉर्म करना, बदलना। ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफॉर्म करना, बदलना। क्या करता है ये, जो इनपुट एसी है उसको एज ए आउटपुट एसी देगा, पर कैसे, या तो इसको इंक्रीज करा के देगा, ठीक है, इंक्रीज करा के देगा या डिक्रीज करा के देगा। ठीक है, करके देगा, यानी कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इनपुट एसी एज अ हाई और लो। ठीक है, या वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज को हाई करेगा अगर, तो करंट को लो करेगा, क्योंकि V इक्वल टू I इंटू आर, एक दूसरे क्या है, V और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इनपुट एसी करंट और वोल्टेज। ठीक है, एसी करंट और वोल्टेज एज हाई और लो। ठीक है, अब अगर ये हाई करेगा, वोल्टेज को हाई करेगा, तो स्टेप अप बोलते हैं इसको परफॉर्मेंस के हिसाब से। पहले इन जनरल परफॉर्मेंस के स्टेप अप और स्टेप डाउन बोलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। इन जनरल अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ये दो टाइप के होते हैं बच्चों। ये तो इसका आ गया काम। ये दो टाइप के होते हैं, एक कोर टाइप और एक शेल टाइप होता है। ये शेल टाइप, इसको शेल टाइप बोलते हैं, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, कोर टाइप में क्या होता है, इस तरीके से एक पूरी कोर ली जाती है, जैसे ये बना रखा मैंने यहाँ पर वायर लपेट दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह अरेंजमेंट है इसके। तो कोर टाइप में और शेल टाइप में ये डिफरेंस आ गया। ये कहाँ पे होते हैं, नॉर्मली जो मॉडर्न यूज करते हैं, वो सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, कोर टाइप में आ जाते हैं। और शेल टाइप में जैसे हम लोग रिसीवर्स वगैरह होते हैं, रेडियो रिसीवर, टीवी ट्रांसमीटर है ना, रिसीवर, वहां पर ये चीज यूज होते हैं। ठीक है, एक कॉमन लिंब में इसको लपेट के बनाते हैं, ये सेपरेट लिंब में लपेट के बनाते हैं। देखो ये डिफरेंस है दोनों में वायर को। ठीक है, कॉपर वायर, इंसुलेटिंग कॉपर वायर लपेट के इसको फॉर्म करते हैं। अब आता है इसका प्रिंसिपल। तो बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या है,
तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्या है इसमें कि जब यहाँ पर हम लोग इनपुट एसी लगाएंगे, करंट लगाएंगे, तो ये वेरिंग करंट है, वेरिंग करंट होने के कारण रेगुलरली इसे फ्लक्स चेंज होगा और ये फ्लक्स लिंक होगा इससे, लिंक इससे करेगा सेकेंडरी से लिंक करेगा, देन ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, ठीक है। यानी कौन सी फिनोमिना होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिना में ये काम करता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये इसमें किसमें आ गया? दो कॉइल आ गई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कौन सी फिनोमिना हो गई? ये हो गई तुम्हारे पास म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज इंडक्शन, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। नाउ स्टूडेंट, व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के लिए क्या लिखेंगे? देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, पहला पार्ट आता है सॉफ्ट आयरन वर्निश लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड सेपरेट कोर्स होती है, ठीक है। मैं नॉर्मली पे कोर्स लिख रहा हूं, सेपरेट कोर्स। तो ये सॉफ्टवेयर यूज करने का रीजन क्या है कि मैग्नेटाइजेशन फास्ट हो, और सेपरेट वार्निश होने का ये है कि भाई इंसुलेशन क्रिएट हो जाए दो प्लेट्स के बीच में, और दूसरा यहां पर एडी करंट कम हो सके, तो इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका होता है भाई प्राइमरी कॉइल। दो कॉइल बनाते हैं यहां पे हम लोग, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में क्या है, ये कॉपर की, प्योर कॉपर लेंगे, अच्छी क्वालिटी का प्योर कॉपर की वायर लेते हैं यहां पर, कॉपर इंसुलेटिंग, प्योर कॉपर की इंसुलेटिंग वायर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसको कॉइल में कन्वर्ट करते हैं और इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, रिपीट देते दोनों में। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग इनपुट एसी अप्लाई करते हैं। तो करते क्या है इसमें, ये वाली कॉइल में इनपुट एसी अप्लाई करते हैं, अप्लाइड एसी एज अ इनपुट। नाउ थर्ड पार्ट इज सेकेंडरी कॉइल बच्चों, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कॉइल में क्या करेंगे, सेम वही है, कॉपर की इंसुलेटेड वायर यूज करते हैं यहां पर, और यहां पर एक लोड लगाते हैं, लोड, और लोड के अक्रॉस यहां पर आउटपुट एसी ऑब्टेन करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, लोड इज कनेक्टेड, लोड रेजिस्टेंस मतलब connected so that output AC kept obtained, output AC modify होके obtain होती है, ठीक है ना। यानी कि ये तुम्हें कम या ज्यादा मिलेगी। ये है तुम्हारे पास इसका क्या कंस्ट्रक्शन बच्चों। नाउ शेल टाइप सर, ये मैंने आपको बता दिया दोनों के टाइप। अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज टू टाइप्स, ठीक है। परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक आता है हमारे पास स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होगा, देखो इसका ये इंडिकेटर डायग्राम है। स्टेप अप में क्या होगा, ये प्राइमरी के जो टर्न्स है, प्राइमरी के टर्न्स अगर सेकेंडरी से ज्यादा होंगे, है ना, सॉरी प्राइमरी के टर्न्स जो अगर सेकेंडरी से कम होंगे इसमें, ठीक है, क्या होंगे, कम होंगे। ये प्राइमरी कॉइल आ गई,
ठीक है, और ये आ गए हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। इसमें सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा लगाएंगे बच्चों। तो ये तुम्हारे पास कौन सा हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी, ये बीच में ये प्लेट दिख रही है, इसमें प्राइमरी में ज्यादा कम टर्न्स होंगे और ज्यादा टर्न्स किसमें होंगे, सेकेंडरी में। दैट इज, इसमें क्या होता है, NS इज ग्रेटर देन NP होता है। तो ये करता क्या है, ये आउटपुट वोल्टेज को, आउटपुट मतलब दैट इज ES, सेकेंडरी वाली वोल्टेज जो मिलेगी उसको बढ़ा के देता है, इंक्रीज करके देता है। ठीक है, तब इसको स्टेप अप बोलते हैं। और इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ करंट क्या बोलेंगे हम लोग इसमें, कि ये करंट को क्या करेगा, आउटपुट करंट को डिक्रीज करके देगा, है ना, डिक्रीज करके देगा। ये है इससे रिलेटेड पॉइंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, सेकंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसका ऑपोजिट होगा बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा बच्चों, प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी में टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये है हमारे पास, नाम ले देता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें होता क्या, पहली बात, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी के टर्म में नॉलेज में रखते हैं, लेस देन प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी में ग्रेटर है। ठीक है, अब वोल्टेज को क्या करेगा, ये कम करेगा अप्लाइड से, करंट को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा अप्लाइड से। दिस इज होल नॉलेज अबाउट ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस। ओके स्टूडेंट, now I am going to explain its principle, no, working। अब वर्किंग क्या होती है, देखो इसकी वर्किंग देखते हैं बच्चों। वर्किंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इनपुट ऐसे अप्लाई करी हमने, वायरिंग करंट होने के कारण रेगुलर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने से फ्लक्स बार बार चेंजिंग फ्लक्स होगा, चेंजिंग फ्लक्स इससे लिंक करेगा, सेकेंडरी कॉइल से लिंक करता है। देन इसमें क्या होता है, रेगुलरली EMF इंड्यूस होता है, और इस EMF इंड्यूस को हम लोग कैसे जानते हैं, फैराडे के लॉ से जानते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो you can write, I am just dictating you। देखो, when varying input AC is applied in the primary coil, when varying input AC is applied in the primary coil, it generates an alternating magnetic flux which it generate alternating magnetic flux which set up an induced EMF, induced EMF in the secondary also in primary, क्योंकि उस टाइम प्राइमरी में भी होगा, दोनों में होगा, also in primary if there is no leakage magnetic flux, if there is no leakage of magnetic flux, then complete flux linked with, हमने कंडीशन ले ली, linked with
secondary. Therefore, EMF induced can be determined by the Faraday electromagnetic induction law. आगे लिखेंगे, लिखो let NP are the number of turns in primary coil and NS are the number of turns in secondary coil. Then हम जो टोटल फ्लक्स पाई मान रहे हैं, इतना यहां भी इतना यहां पर, ठीक है, लीकेज नहीं दिखा रहे हम लोग. देन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, so due to change in flux in secondary coil, EMF induced ES is given by minus NS d phi by dt. Also, EMF induced in primary coil is given by minus NP d phi by dt. 1 and 2. हमने इसको रेशियो करा लिया 1/2. तो क्या मिलेगा, देखो ES अपॉन EP, d phi कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, NS अपॉन NP. इसको हम एक नाम देते हैं R, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ओके स्टूडेंट, नाउ हमने क्या माना कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, जितनी पावर इनपुट में लगाई उतनी आउटपुट में देगा, है ना. तो लेकिन एक कंडीशन लेते हैं, इफ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, या फिर फॉर एनी आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, क्या होना चाहिए, P आउट इज इक्वल टू P इन होना चाहिए, है ना. अब P आउट मतलब जो या सेकेंडरी पे मिल रही है, जो सेकेंडरी पे मिल रही है. P इन मतलब जो हमने यहाँ पे पावर लगाई होगी प्राइमरी में लगाई होगी, ठीक है. तो इसको तोड़ देंगे, I इंटू V, I इंटू, है ना, S, VS लिख के ES लिख देता हूं फिलहाल, ऐसी IP EP, इसको तो लेके चला गया, ES अपॉन EP इक्वल टू क्या आ गया, IP अपॉन IS. तो इन दोनों इक्वेशन से देखो क्या मिलेगा हमें. मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं, चलो इसको B नाम दे देता हूं मैं, इसको देता हूं A. तो फ्रॉम A एंड B क्या मिलेगा रिजल्ट मुझे यहां पर, देखो मुझे मिलेगा ऐसे करके, ES अपॉन EP, NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS इक्वल टू क्या हुआ, R. ठीक है ना. दिस इज, अब देखो यहाँ पे P आ रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था उल्टा करेगा, ठीक है. ये हमारे पास आ गया क्या, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, कंबाइंड फॉर्मूला. अब वोल्टेज के टर्म्स में लिख सकते हैं सिमिलरली. फॉर वोल्टेज तो VS बोलेंगे यहाँ पे, और नॉर्मली यहाँ पे क्या बोलेंगे, VP बोलेंगे. तो ये देखो इस तरीके से सबके टर्म्स में हमने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया बच्चों. ओके, इफ ईटा बी द एफिशिएंसी, डालो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर. अगर ईटा एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी को क्या फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो आउटपुट में पावर है P आउट अपॉन P इन, अगर परसेंटेज में निकालना है इनका रेशियो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी. द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर गिव्स इट्स एफिशिएंसी. ठीक है, तो ये आ गया. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बच्चों वही P इक्वल टू E अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम से E अपॉन टी. तो यहां पर क्या आ जाएगा एनर्जी के टर्म्स में भाई E आउट E इन बन जाएगा फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. नाउ
ये तो हमने देखो पढ़ लिया। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको बच्चों कि कोई भी ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। सबकी जो एफिशिएंसी होती है वो 90% से 99% के बीच में होती है, ठीक है ना, ये याद रखना, इसके बीच में होती है। तो कोई भी आपको ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस पॉसिबल होते ही हैं, डिफरेंट लॉसेस। जैसे एडी करंट कुछ ना कुछ बनती है, एकदम पूरी खत्म नहीं हो सकती। कॉपर यूज कर रहे हैं तो उसमें मेटल में रेजिस्टेंस होगा, उसके कारण लॉस होता है। जब ये मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन होता है तो हिस्टैरिसीस क्रिएट होता है, तो उससे ये चलते हैं, इसके स्टेपल जो किए हुए होते हैं आपस में स्टेपल करे हुए होते हैं, तो ये प्लेट्स ऐसे करके ऐसे फड़फड़ाती भी है, आवाज आती है, तो उससे बीज आती है साउंड, तो कुछ एनर्जी साउंड की फॉर्म में भी कंज्यूम होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट लॉसेस होते हैं, दैट्स व्हाई ये 100% दे नहीं सकता, ठीक है। हो गया बच्चों, तो ये है आपके बारे में, इसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में आपने पढ़ा। अब एक चीज और थोड़ा सा इसके लॉसेस देख लेते हैं कि लॉसेस क्या क्या है इसके, ठीक है। तो इसके लॉसेस हमें पता होनी चाहिए। तो लॉसेस, सबसे पहले इसमें जो लॉसेस आता है लिखिए आप, देयर आर लॉसेस, फॉलोइंग लॉसेस। नंबर 1 है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस का मतलब क्या है कि कॉपर की जो बाइंडिंग की हुई है इसमें भी कुछ लॉस एग्जिस्ट करेगा, और जो रेजिस्टेंस के तौर पे मिलता है हमें, है ना, कि कॉपर के बाद एक रेजिस्टेंस होगा और वो हीट बना के देगा, तो हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस होगा। ये हीट एनर्जी की फॉर्म में किसमें होगा, हीट एनर्जी की फॉर्म में ये लॉस होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी कहीं ना कहीं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, H=I², RD से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। एडी करंट लॉस तो मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा एडी करंट लॉस, एडी करंट बनती है इसमें, ठीक है ना, तभी इसको पाथ इसका लंबा किया जाता है, तब बड़ा बनाया जाता है। तो बड़ा बनाने से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एडी करंट एक इंड्यूस करंट की तरह बिहेव करती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ने के लिए उनका वो कुछ कम हो जाती है ना। अगर वो कम हो रही है तो क्या होगा, H=I²RT से हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या होता है, इसका जो बड़ा लेंथ होने से क्या हुआ कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L से R क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगर R इंक्रीज कर गया तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर ये डिक्रीज कर जाएगी तो हीट एनर्जी जो है H=I²RT से ये भी हम लोग मिनिमम कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको मिनिमाइज कर रखा जाता है। हिस्टैरिसीस तो है ही, मैग्नेटाइजिंग डिमैग्नेटाइजेशन, इसको हिस्टैरिसीस भी इसका एक लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस आगे हमने पढ़ा नहीं है, तो ये हमारा एक्चुअली में क्या है कि टॉपिक कट चुका है, तो इसलिए इसको पढ़ा नहीं, पर फिर भी चलो थोड़ा सा जान लेते हैं। हिस्टैरिसीस से क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर जो यूज करते हैं तो बहुत तेजी से मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। तो उसके कारण ये एनर्जी भी हीट एनर्जी की फॉर्म में ही इसमें कंज्यूम होती है। तो यहां पर भी हीट एनर्जी ही एक लॉस करने में रोल इंपार्ट करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज हमारे पास नेक्स्ट आता है ऐसी फ्लक्स लीकेज। तो कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक करना पॉसिबल है ही, फ्लक्स भी लीक होगा। कोई ऐसा 100% नहीं है कि जो हमने शेप बनाया है जितना फ्लक्स से आए उतना फ्लक्स 100% से वो लिंक करे, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक करेगा ही करेगा। तो फ्लक्स लीक करने से भी क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, ठीक है ना, एनर्जी लॉस होगी। और ये फ्लक्स लीक करके कहाँ जाएगा, एयर में चले जाएगा, तो एनर्जी लॉस होगी। एक होता है जो साउंड निकलती है, फड़फड़ाते हैं ये, तो साउंड निकलती है, उसको बोलते हैं हम लोग हमिंग साउंड बोलते हैं, या हमिंग लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, हमिंग लॉस। तो इसमें क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में लॉस हो रही है। तो साउंड एनर्जी यहाँ पे साउंड एनर्जी के रूप में लॉस होता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, दिस ऑल वर
losses related to transformer. Okay, now we will discuss uses of transformer. There are several uses of transformer. Number one, transformer, we use small transformer in TV transmitter, radio transmitter, receiver, etc. Okay, loudspeaker. Also, we use transformer as a voltage regulator. वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है, किस किस केस में? टीवी में करते हैं. इन केस ऑफ टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट आई एम जस्ट फोकसिंग अबाउट कॉमन यूजेस, अदरवाइज देयर आर सेवरल यूजेस. ओके, जो हम लोग लगातार देखते रहते हैं उनके बारे में मैं आपको एक रिमाइंड करा रहा हूं कि यूजेस हम लोग होते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं. नेक्स्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम लोग वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग के वर्क में, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो करते हैं वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि हमें करंट ज्यादा चाहिए, है ना. तो क्या करता है ये? वोल्टेज तो कम करेगा, करंट को बढ़ा के देगा. अब करंट को इंक्रीज करके देगा तो तभी हमें दो चीज को कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो वहां पर ये काम है ना. मेल्ट होगा, मेल्टिंग होगा तो उससे मेल्टिंग होती है ना. मेल्टिंग होती है तो मेल्टिंग होके तभी वो चिपकाएगा दो चीजों को. तो दैट्स व्हाई हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं इसको, है ना. इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं जहां पे बहुत सारा मेटल का गार्बेज होता है, इंडस्ट्रियल गार्बेज होता है जो खत्म नहीं होता, उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है. तो वहां पे फिनोमेना ऑफ इंडक्शन यूज की जाती है, और उस फिनोमेना इंडक्शन से क्या होगा, है ना, बहुत सारा हीट बनेगा. और वो फर्नेस मैंने आपको बताया था, वैसे भी एक बड़ी सी क्या होती है, लाइक अ भट्टी होती है, तो वो खत्म करता है इसको. ठीक है, मेल्ट करके गला के खत्म कर देगा. अब ऐसी नेक्स्ट यूज है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो यूज करते हैं हम लोग एक्सरे प्रोडक्शन के लिए. एक्सरे जो आप मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हो, है ना. आपको अंदर का अपने बॉडी के ऑर्गन का पिक्चर लेना है, तो मेडिकल में हम लोग फील्ड में इसको यूज करते हैं. तो वहां पर जो ये एक्सरे है, एक्सरे का प्रोडक्शन भी याद रखना है आपको. वहां पे भी लगाने की जो डिवाइस बनी हुई है उसमें भी हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज हो रखा है. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज सिग्नल को, एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए. सिग्नल तो होता ही है, वो तो रिसीवर ट्रांसमीटर में हो गया. एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है ना. जैसे हम लोग देखते हैं हमारे एनर्जी बहुत दूर से पावर स्टेशन से बन के आ रही है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वहां पे जगह जगह पे रास्ते बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, है ना. एक ट्रांसफार्मर जहाँ पे पावर स्टेशन लगा होगा बहुत बड़ा, उसके बाद एक छोटे छोटे सब स्टेशन बने हुए हैं, जैसे हमारा रायपुर में बना हुआ है, यहाँ पर सब स्टेशन हर्रा वाले में बना हुआ है, वहां से एनर्जी आती है. ठीक है, वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट बन के आती है, 6600 वोल्ट. ठीक है, 6600 वोल्ट बन के आती है. उससे पहले जब वो वहां से जहां से प्रोडक्शन होती है, जैसे आप लोग जहाँ पे टेरी डैम वहां पे जहाँ प्रोडक्शन होती है, वहां पे तो 1000 में होती है ना, 11,000 समथिंग, बहुत ज्यादा होती है. फिर वहां से बन के आती है 6600, सब स्टेशन पहुंचेगी, तब वहां से ये आएगी छोटे छोटे जगह जो एरियाज है ना, वहां पर आप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वहां सप्लाई आती है. ठीक है, देन फिर ये हमारे पास 220 to 230 हमारे मीटर, जो हमारा मेन स्केल लगा हुआ है ना, जो वहां पे लगा हुआ है, वहां पे आती है. और 230 to 40 रेंज पे फिर हमें ये एनर्जी मिलती है. ठीक है, इतने वोल्ट के रेंज में भी मिलती है. तो ये सब ट्रांसफर का काम कौन कर रहा है? ये. अदरवाइज एनर्जी लॉस हो जाता, हमें मिलती नहीं एनर्जी इतनी जितनी हमें चाहिए. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, I hope you understood all these topics, all these points which I have discussed with you today related to transformer, including its basic performance, basic work, construction, causes of such construction, okay, principle, working, formula derivation, losses related to transformer, as well as uses. If you have any doubts, again, please friend ask me by calling or by WhatsApp. Thank you, student.